आप किसी भी रिसर्च पेपर को देखते हो ना, तो आप उसमें से जल्दी नोटिफाई कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम है। गुड, कोई बात नहीं सर। सो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए वी कम टू द नॉवेल्टी ऑफ द रिसर्च टॉपिक। नॉवेल्टी क्या होता है? नॉवेल्टी क्या होता है? व्हाट इज अ नॉवेल्टी? सुना है ये वर्ड कभी, ये टर्म नॉवेल्टी? NOVELTY। नॉवल तो सुना है ना? नॉवेल्टी नहीं सुना? नॉवेल्टी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या इंटरप्रेट करो? सोचो थोड़ा सा तो बताओ। कितना नया है या कितना पुराना है? नॉवेल्टी, इट्स फ्रेशनेस, हाउ न्यू, हाउ रिसेंट इट इज। नॉवेल्टी ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम, जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम पिकअप किया है, क्या वो ऑलरेडी बहुत पुराना है कि उस पर बहुत रिसर्च वर्क हो चुका है, या फिर एवरेज है, मीडियोकर है, इतना ना नया है? वो खेलते हैं ना डमशराज, कैसे करते हैं उसमें वो नया पुराना मॉडरेट, हाउ डू यू डू दैट? कुछ साइंस होते हैं ना। खेला है कभी डमशराज? किसी ने नहीं खेला? हाँ, तो कैसे होता है उसमें? नया पुराना का कुछ होता है ना, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा, समथिंग लाइक दिस। हाँ, मूवीज़ के साइंस, बट उसमें वो भी बताते हैं ना कि नया पुराना, बहुत पुराना, कुछ ऐसा होता है। हाँ, सो नॉवेल्टी है वो कि आपका टॉपिक कितना नया है, कितना मॉडरेट है, कितना पुराना है। दैट इज नॉवेल्टी ऑफ टॉपिक। अगर कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन या कोई इशू बहुत ज़्यादा पुराना होगा तो उस पर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिसर्च ऑलरेडी हुआ होगा। तो अगर आप उस पर भी, आप भी अगर उसी पर रिसर्च करोगे तो क्या होगा? विल दैट बी ऑफ एनी यूज़? या उसका कोई फ़ायदा होगा आपको, या फिर आपके गाइड को, या सोसाइटी को, या फ्यूचर रिसर्चर्स को? जैसे अगर पिज़्ज़ा खाते हैं सब, पिज़्ज़ा तो हर किसी को पसंद होगा। कोई है जिसको नहीं है पसंद पिज़्ज़ा? नहीं पसंद पिज़्ज़ा? गुड, वेरी गुड। तो आप सपोज आप अकेले जा रहे हो, ठीक है, आप अकेले जा रहे हो पिज़्ज़ा खाने, से डोमिनोज में गए, तो वहाँ पे आप कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे? सिर्फ आप जा रहे हो, सिंगल करोगे, ठीक है, वेज सिंगल्स, वेज डबल्स, चीज़ बर्स्ट, मीडियम, रेगुलर, एक वो लार्ज वाला, या फिर लापिनोज वाला जो बहुत वो बड़े वाला पिज़्ज़ा होता है जो 12-13 लोग इकट्ठे खा सकते हैं, या वो ऑर्डर करोगे? कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे? हाँ हाँ बताओ, जो सबसे सस्ता होगा, ठीक है। एक वो हो सकता है सोचने का तरीका, ठीक है, जो सबसे सस्ता होगा। और भूख के हिसाब से, गुड, और ऑफर के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू एडेड बेनिफिट्स, ठीक है, ऑफर के हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। काफ़ी सारे फैक्टर्स हो जाएंगे ना, है ना। ये पिज़्ज़ा वाली जो है ना आपके माइंड में भी चल रही है हाइपोथेसिस, इसको एंड तक याद रखना। इसी से हम डिस्कस करेंगे, इसी से समझेंगे हम आज सब कुछ। और क्या सोचते हो पिज़्ज़ा लेते हुए? हाँ, जो अभी तक टेस्ट नहीं किया। गुड। कितना करना है? आप अकेले जाओगे तो क्या आप अपने लिए 12 लोगों वाला पिज़्ज़ा करोगे? हाँ, कभी भी नहीं। सिंगल्स कर लोगे, रेगुलर कर लोगे, हद से हद मीडियम कर लोगे, जिसको ज़्यादा अच्छा लगता है और जिसकी कैपेसिटी है खाने की, अकेले वो पिज़्ज़ा। लेकिन वेस्ट नहीं करोगे ना, सोचोगे वेस्ट ना करूँ। वेस्ट क्या क्या ना करूँ? जैसे उन्होंने बोला
आपने क्या बोला था, इकोनॉमिकल होगा जो, है ना, पैसा वेस्ट ना हो उसमें। अच्छा, साइज छोटा ऑर्डर करोगे ताकि पैसा वेस्ट ना हो और खाना वेस्ट ना हो उसमें। ऑफर देखेंगे, बचे, और टाइम भी बचता है ऑफर देखने में। ऑफर देखा आपने और बता दिया जी ये कर दो, बस उसमें टाइम बच गया आपका। टेस्ट आपका टेस्ट भी नहीं खराब होना चाहिए। जो आपको टेस्ट पसंद है यू विल प्रेफर दैट पिज्ज़ा। चीज़ बर्स्ट पसंद है, डबल चीज़ बर्स्ट पसंद है, आप उसके हिसाब से करोगे। वहाँ पे आप शायद इकोनॉमिक वो नहीं देखोगे आप कंटेक्स्ट में, आपको टेस्ट चाहिए उसमें तो आप वो करोगे। सो रिसर्च भी ऐसे ही है, रिसर्च प्रॉब्लम भी ऐसे ही आपको ढूंढनी है। मतलब आपने आइडेंटिफाई तो कर ली, लेकिन अब जो आइडेंटिफाई हमने कल सीखा ना, आपने 50 पढ़े, 15 टॉपिक सिलेक्ट किए, उसके बाद उसमें से एक पे कैसे आओगे, आज हम वो सीखेंगे कि उस एक टॉपिक पे कैसे आना है। 1000, 10,000 में से 1000, 1000 में से आप 50, 50 में से 15 पर आ गए, उस 15 में से एक पर कैसे आना है, वील सी टुडे। सो जैसे अब पिज्ज़ा का एग्जाम्पल था, आपने सब चीज़ें देखोगे। आप बासी पिज्ज़ा तो नहीं खाओगे, नया होगा तभी खाओगे, या जो नया फ्लेवर आएगा वो खाओगे। जो हर रोज़ खाते हो वो भी नहीं खाओगे, जो आप खा खा के बोर हो चुके हो। ऐसे ही रिसर्च प्रॉब्लम है, जितनी नई होगी। लेकिन अब जैसे अगर नया पिज्ज़ा टेस्ट कर रहे हो, वो अच्छा हो भी सकता है, अच्छा नहीं भी हो सकता है, दैट्स लाइक अ बेट। लेकिन एक बार टेस्ट करोगे आप। तो रिसर्च का भी ऐसे ही है, आपकी प्रॉब्लम अगर बहुत पुरानी हुई तो शायद वो बोरिंग हो जाएगी, कोई उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, आप भी उसमें शायद इतना इंटरेस्ट नहीं लोगे। और अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम बहुत ही नई हुई, बिल्कुल न्यू रिसर्च प्रॉब्लम है, तो उस पे ना तो आपको ज़्यादा लिटरेचर रिव्यू मिलेगा, सबसे बड़ी बात। और एक अच्छी रिसर्च के लिए आपके पास सफिशेंट लिटरेचर रिव्यूज़ अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सपोज एक टॉपिक पर यू हैव 50 लिटरेचर रिव्यूज़, आप 50 में से 25 पढ़ लोगे, उस 25 में से 10 सेलेक्ट करोगे, एक शॉर्टन हो गया ना आपका। और एक टॉपिक है जिस पे आपके पास है 2.5 लाख या फिर 25 लाख, 2.5 भी नहीं 25 लाख रिजल्ट्स हैं लिटरेचर रिव्यू के, जैसे हमने गूगल स्कॉलर पर सीखा। तो वो बहुत उससे क्या दिखेगा कि इस पे तो ऑलरेडी इतने लोगों ने रिसर्च कर रखा है, मैं नया क्या कर लूँगा। क्योंकि ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बींग्स की थॉट्स ऐसा नहीं है जो आप अब सोच रहे हैं वो उससे पहले किसी ने नहीं सोचा या उसके बाद कोई नहीं सोचेगा। इट्स अ सर्कल, है ना, पृथ्वी गोल है, थॉट्स भी घूमते हैं सर्कल में। सिर्फ जो थॉट आपका है ज़रूरी नहीं वो सिर्फ आपका है, आपके जैसा थॉट रखने वाले और कितने लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे। सो पुराना हो जाएगा रिसर्च प्रॉब्लम। सो एक मॉडरेशन पर आना होगा आपको, जिस पे लिटरेचर रिव्यू भी सफिशिएंट हो और टॉपिक भी ना ज़्यादा नया हो ना ज़्यादा पुराना। जैसे कि एग्जाम्पल दो कुछ, कौन सा टॉपिक आज अगर मैं आपको बोलती हूँ यू हैव टू फाइंड अ रिसर्च प्रॉब्लम, आप क्या टॉपिक ढूंढोगे, आप व्हाट वुड यू प्रेफर, और उसके पीछे आप क्या सोच के वो टॉपिक ढूंढ रहे हो, क्या क्या आप अपने दिमाग में रखोगे। हरासमेंट विद फीमेल जजेस, यस इट कैन बी, इट्स नॉट अ वेरी न्यू टॉपिक, वो इन हाईलाइट्स अब आ रहा है, लेकिन दैट्स, हाँ कह सकते हो, आप कर सकते हो। हाँ गुड, तो उस पर आप रिसर्च करोगे, आपको मिलेगा उस पर आपको, हाँ बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, बहुत एप्ट रहेगा, क्योंकि ना तो ये बिल्कुल नया टॉपिक है हमारे लिए होगा, लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स नॉट अ वेरी न्यू टॉपिक, रिसर्चेस हुई होंगी इस पे, लेकिन रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना पुराना भी नहीं है, ज़्यादा रिसर्च नहीं होगी इस पे, एक मॉडरेट रिसर्च हुई होगी इस पर, तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हो, आपको उस पर लिटरेचर रिव्यू सफिशिएंट एनफ सोर्सेज आपको मिलेंगे, ठीक है। और क्या टॉपिक सोच सकते हो, सोचो और बताओ, जब तक बताओगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
डेंजरस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इस पे भी आपको अब हाँ मैम ये हो सकता है जो मेंटालिटी रेपिस्ट की आपकी क्रिमिनोलॉजी में आप जाओगे तो इस पे आपको बहुत हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत हैं इस पे रिसर्च वर्क कर सकते हो, बट आई विल नॉट से इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। इस पे ऑलरेडी बहुत रिसर्च वर्क हो चुका है। व्हेन वी रीड क्रिमिनोलॉजी उसमें पता चलेगा आपको, आप क्रिमिनोलॉजी के जर्नल सर्च करोगे एंड इन्वर्टेड कॉमर्स में आप स्पेसिफिक यही टॉपिक डालोगे तो आपको बहुत सारे रिसर्च वर्क मिल जाएगा। बट देख लेना, अगर उस पर मिलेगा आपको 20-25 लाख रिजल्ट्स आराम से मिलेंगे, इट वोंट बी ऑफ एनी यूज़। फिर सर आ रहे हैं वो, एक और टॉपिक आप बताओ, आप दोनों में से कोई भी बता सकता है। एग्जाम भी ये दे के आएंगे आपकी जगह, एग्जाम भी यही देकर आएंगे आपकी जगह। गुड, ऐसे फ्रेंड्स भगवान सबको दे। बताओ बताओ। मिसयूज ऑफ फीमेल राइट्स। मिसयूज ऑफ कैसे? लाइक जो फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं। अच्छा, मिसयूज ऑफ ओके, फेमिनिन राइट्स, द राइट्स विच आर इन फेवर ऑफ वुमेन, इस पे है ऑलरेडी रिसर्च वर्क, बट कर सकते हो, यू कैन डू। उतना शायद नहीं भी हो बट है। What else? लाइव लॉ कोई नहीं पढ़ता, वहां से कोई बता दो। कल डिसीजन आया वो लॉयर्स प्रोफेशन हाँ, does not come under COBRA when they are inside the court. ये भी इस पे रिसर्च पेपर्स हैं इस पे, डिसीजन कल आया है लेकिन इस पे है रिसर्च वर्क। बट हाँ, समझ आया अब कहाँ कहाँ से ढूंढ रहे हो। मैं आपसे ये, मुझे टॉपिक से इतना शायद मतलब नहीं है, मुझे ये जानना है कि आप उस टॉपिक तक पहुँच कैसे रहे हो, आपके माइंड में क्या पॉइंट्स आ रहे हैं एक टॉपिक को डिसाइड करने के लिए। आई वॉन्टेड टू नो दैट, इसलिए आपसे पूछ रही थी सजेस्ट सम टॉपिक्स। जैसे आपने अभी जो 3 टॉपिक्स बताए, हाउ डिड यू रीच दैट थॉट? कुछ आर्टिकल्स पढ़ के और रीसेंट न्यूज़ेस पढ़ी, ओके, जैसे इन्होंने भी रीसेंट न्यूज़ से। और तो मतलब जो हमने कल या आज तक जो हमने फैक्टर्स डिसाइड किए अभी तक, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आए, यू कुड रिलेट टू देम, कि रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में वो एलिमेंट्स हमें हेल्प कर रहे हैं, वो गाइड कर रहे हैं वो एलिमेंट्स हमें। हाँ, सो नॉवेल्टी ऑफ टॉपिक आया समझ में, कितना नया है टॉपिक, कितना पुराना है। जैसे है ना, देयर इज दिस ओल्ड सेइंग कि क्या खाने के लिए दादा दादी क्या हमेशा कहते हैं या मम्मी पापा, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। टेक सफिशिएंट फूड इन योर प्लेट, जिससे भूख भी कम हो जाए, आप भूखे भी ना रहो और वेस्ट भी ना जाए। आपकी रिसर्च भी वैसे ही है, उतना आपका जो है एरिया रिसर्च का, ना वो इतना नैरो होना चाहिए ना ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है। और ना अब खाना भी जैसे बिल्कुल अगर फ्रेश गरम गैस से जस्ट इट्स वेरी हॉट और आप अपनी प्लेट में डाल ले तो क्या उसे खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। थोड़ा सा 2 मिनट का तो आराम दोगे, टाइम दोगे उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के लिए कि खाने लायक हो। और अगर खाना सुबह का बना हुआ है बिना गर्म करे या ठंडा बिल्कुल, क्या खाया जाएगा? या फिर रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ खाना बिना माइक्रो किए खा लोगे? पुराना हो गया, मज़ा नहीं आएगा। खा भी लोगे मजबूरी में, मज़ा नहीं आएगा। वही रिसर्च है, पुराना टॉपिक होगा वो ठंडा हो चुका है, कर भी लोगे रिसर्च, मेहनत भी करोगे, नहीं आएगा। बिल्कुल गरम गरम है, निकाल के मुंह जल जाएगा, नहीं खा पाओगे।
दैट इज़ व्हाट इज़ रिसर्च अबाउट। इस चीज़ से आप हमेशा याद करोगे और रिलेट कर पाओगे, है ना, कि रिसर्च टॉपिक कैसा होना चाहिए। सो वी डोंट हैव द स्लाइड्स हेयर, पता नहीं कहाँ हैं। मुझे हमेशा जब भी ये स्मार्ट बोर्ड ख़राब होता है ना, मुझे वो फर्स्ट बेंच वाला स्टूडेंट याद आता है मुझे हमेशा। आई विश उन्हें यहाँ होना चाहिए था। सो हाउ टू फाइंड नॉवेल्टी ऑफ रिसर्च। यहाँ इससे तो नहीं देखेगा, ये किससे कनेक्ट करें? कोई लैपटॉप है क्या हमारे पास? यहाँ से आपको दिखेगा नहीं? नहीं सर। हाउ विल यू चेक द नॉवेल्टी? गूगल स्कॉलर खोलोगे, वही स्टेप्स फॉलो करोगे, एंटर करोगे, अपना जो प्रॉब्लम है आपने सब आइडेंटिफाई कर लिया। आफ्टर दैट कीवर्ड्स टाइप करोगे यूजिंग सर्च इंजन्स जो सिखाया था स्मार्ट वर्क, वो कीवर्ड्स टाइप किए। आफ्टर दैट चेक द नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स, उस टॉपिक पर बताया था भी, चेक करोगे क्या रिजल्ट्स में आ जाता है, कल शो किया था कितने रिजल्ट्स आते हैं एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर पे, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स कितने अवेलेबल हैं फॉर लिटरेचर रिव्यू उस टॉपिक पे। अगर बहुत 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 ज़्यादा नंबर लगे, अब आप पूछोगे मैम कितना नंबर ज़्यादा होगा कितना नंबर कम होगा, है ना, ये क्वेश्चन आएगा माइंड में। इट डिपेंड्स, एक तो आपके स्ट्रीम से डिपेंड करता है, मैटर करता है, बट आपका तो लॉ ही रहेगा, उसमें भी इट डिपेंड्स कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कर रहे हो, ठीक है। लाइक क्रिमिनोलॉजी से आप रिलेट करोगे तो आपको बहुत रिसर्च पेपर्स मिलेंगे और वो एक्चुअल में बहुत होते हैं। लेकिन यही अगर आप एनवायरमेंटल लॉ में जाओगे, ठीक है, या फिर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में जाओगे, शायद आपको उतना रिसर्च वर्क नहीं मिलेगा। क्लियर? तो अगर किसी टॉपिक के लिए आपके पास सिर्फ 20 रिजल्ट्स शो हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो सफिशिएंट नहीं है, वो टॉपिक आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास उसके लिए डेटा ही नहीं है, सोर्सेज ही नहीं है, कहाँ से पढ़ोगे, क्या एनालाइज करोगे। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ एनालाइज करनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर 100% पढ़ा रही हूँ तो आप भी 100% रिसीव या ग्रैब कर रहे हो। नो, अगर मैं 100 पढ़ा रही हूँ तो शायद कोई बच्चा 70 कर रहा है, कोई स्टूडेंट 80 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है और शायद कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। इट वेरीज। वैसे ही अगर आपके पास सिर्फ 20 ही रिजल्ट्स होंगे तो 20 में से आप शॉर्ट लिस्ट कर लोगे, शॉर्ट लिस्ट करके कहाँ जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपके पास 25 लाख हैं तो 25 लाख में से कितना पढ़ लोगे? पढ़ भी नहीं सकते, चलो वो टॉपिक भी पुराना है, लेकिन कितना पढ़ोगे उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके, कितने रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे? एक लिमिट भी तो रखनी है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो आपके लिए भी पढ़ना। सो अगर किसी टॉपिक के सपोज 400 हैं, 500 हैं, ठीक है, क्योंकि उन 400-500 में से आप 50 से 15 तक आ सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक के 10,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, उसमें से भी, लेकिन वो टॉपिक पे डिपेंड करेगा और पब्लिशर पे। जो टॉप पब्लिशर्स हमने बताए थे, ठीक है, कोई बात नहीं सर। तो पब्लिशर्स वी डिस्कस्ड, टॉप पब्लिशर्स, और इम्पैक्ट फैक्टर आप देखोगे, स्टार रेटिंग देखोगे उसकी, और क्या क्या देखोगे, ईयर ऑफ रिसर्च, उससे भी आपको नॉवेल्टी पता चलेगी ना, कौन से ईयर का रिसर्च चाहिए। और क्या देख सकते हो, लैंग्वेज, और अगर लैंग्वेज समझ नहीं आए आपको तो क्या करना है, तो खत्म, चैट जीपीटी। ये तो आपने फिर मेरा जो पढ़ाया था वो ही ख़त्म कर दिया। मैंने स्पेशली बताया था कि अगर कोई लैंग्वेज किसी पेपर की या कोई एब्स्ट्रैक्ट की आपको डिफ़िकल्ट लग रही है,
क्योंकि जो हम कन्वेंशनल स्टडीज़ में लैंग्वेज यूज़ करते हैं या नॉर्मल में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रिसर्च लैंग्वेज। जैसे आप अगर कई बार करते भी करो, मैं तभी आपको बोलती हूँ कि प्रैक्टिस इट। आप जब खोलोगे ना गूगल स्कॉलर, आप कोई भी कुछ भी टाइप करोगे, उसके रिगार्डिंग हज़ारों करोड़ों रिजल्ट्स आएंगे। जब आप वो रीड करोगे आपको कितने तो समझ ही नहीं आएंगे जब आप फर्स्ट टाइम करोगे, बट जब आप रेगुलरली उसे कंज्यूम करने लगोगे आपको क्लियर होता जाएगा कि ये किससे रिलेट करता है, क्योंकि वो टाइटल्स ऐसे ऐसे होते हैं। फिर टाइटल खोल भी लोगे तो एब्स्ट्रैक्ट समझ नहीं आएगा या साइनॉप्सिस समझ नहीं आएंगे। वो करने के लिए यू विल हैव टू यूज़ ChatGPT ट्रांसलेटर। उसे ट्रांसलेट कर लो अपनी कोई भी इजी लैंग्वेज में जो आपको समझ आए। आफ्टर दैट चेक हाउ मेनी टाइटल्स ऑफ द पेपर हैव द सर्च्ड कीवर्ड्स। आपने जो प्रॉब्लम टाइप की उस टाइटल के सिमिलर या वो जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपने सर्च किया टाइटल, वो और कितने रिसर्च पेपर्स में आपको दिख रहा है हाईलाइटेड, मतलब वही आपका टाइटल और कितने रिसर्च पेपर्स में यूज़ हुआ है। ठीक है, उससे भी आपको नॉवेल्टी जानने में हेल्प होगा। देन चेक द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च पेपर्स अवेलेबल यूजिंग द नेम ऑफ पब्लिशर्स एंड जर्नल्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्वालिटी पता चलेगी, नॉवेल्टी पता चलेगी पब्लिशर्स से या फिर जर्नल से। जर्नल से कैसे पता चलेगी? कौन सी वॉल्यूम है, कौन सा इशू है, नया है वॉल्यूम, पुराना है वॉल्यूम, अपडेटेड है नहीं है। ठीक है, रेटिंग्स क्या है उसकी, हाँ कितनी बार देखा गया, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन साइटेड, गुड। और पूरी रिसर्च सिर्फ इन्हीं स्टेप्स के अराउंड है। इम्पैक्ट फैक्टर, अब ये लिखोगे कैसे, आप नोट डाउन कर लो, मैं बोल देती हूँ। सोर्सेज ऑफ लॉ थे, मैंने कुछ लिटरेचर सोर्सेज ऑफ लॉ। सर ये इस प्रोजेक्टर से कनेक्ट नहीं हो जाएगा या पेन ड्राइव प्रोजेक्टर से कनेक्ट हो जाए? ठीक है, लिटरेचर सोर्सेज ऑफ लॉ। सबसे पहला लाइव लॉ फॉर जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। फिर इंडियन कानून फॉर लॉ केसेस, जो भी करंट चल रहे हैं आप उनके लिए भी इंडियन कानून रेफ़र कर सकते हो। जिनका भी शायद डिसीजन नहीं आया, ऑन गोइंग है, उसके लिए भी आप इंडियन कानून रेफ़र कर सकते हो। फिर थर्ड है लीगल बाइट्स, लीगल बाइट्स BITES, ये है लॉ आर्टिकल्स के लिए। देन NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो फॉर सेकेंडरी डेटा ऑन लॉ, नॉट प्राइमरी बट सेकेंडरी डेटा ऑन लॉ। मनुपात्रा आप सबको मालूम ही होगा, मनुपात्रा तो SCC ऑनलाइन भी। Last is this thing, Law Commission reports. Law Commission reports.
नाउ वील लिख लिया सबने? Yes, ma'am. डन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम, हाउ डू यू फ्रेम इट? रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढ ली, फ्रेमिंग द रिसर्च क्वेश्चन, उसको फ्रेम कैसे करोगे? हाउ टू फ्रेम द रिसर्च क्वेश्चन। पिज्ज़ा खाने गए, क्या ऑर्डर किया? अपनी पसंद से, अपनी पॉकेट के हिसाब से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। सपोज चीज़ बर्स्ट किया, ठीक है, या फिर कौन सा होता है जिसमें सब वेजिटेबल्स होती हैं? फार्म हाउस, या फिर वेज एक्स्ट्रावेगेंजा, है ना? सब वेजिटेबल्स आपको चाहिए उसमें, ऑलिव्स भी, एलोपिनोज भी और पेपर भी, सब चीज़। भूख लग गई क्या पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा सुन के? मेरा तो मन कर गया पिज़्ज़ा खाने का। ठीक है, तो आपने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, 5-10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, ओके, वेट कर रहे हो आप, पानी पी रहे हो, इतने कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। पिज़्ज़ा आया, आपने खोला बॉक्स और उसमें चीज़ ही नहीं है। चीज़ बस छोड़ो, चीज़ ही नहीं है ऊपर, थोड़ा सा है बस दिखाने के लिए। आपने सोचा चलो ऊपर नहीं होगा, अंदर तो चीज़ बर्स्ट होगा शायद। आपने स्लाइस उठाया, खाया, अंदर भी कुछ नहीं निकला, क्या करोगे? कंप्लेंट करोगे। कैसे कंप्लेंट करोगे? बताओ कैसे कंप्लेंट करोगे? हाँ, हाँ, हम घर बैठे भी कस्टमर केयर पे कॉल करने में इतना आलस करते हैं कि यार क्या कौन नंबर ढूंढे कॉल करे। नहीं, आप तो अभी वहाँ हो, डोमिनोज के अंदर हो, आप वहाँ कैसे कंप्लेंट करोगे? हाँ, वहीं उन्हीं को करोगे कंप्लेंट। कैसे कंप्लेंट करोगे, वही तो पूछ रही हूँ। हाँ, क्या बोलोगे उसे? गाली देने का भी मन करेगा, गुस्सा आएगा। अभी नहीं बोल सकते लेकिन गुस्सा तो आएगा, है ना? ऐसे करते हैं कोई। चलो, आपने उसको बुलाया, आपने उसे दिखाया, भाई मैंने तो ये चीज़ बस मंगवाया था, ये क्या दे दिया मुझे? वो कहेगा सॉरी सर, रिप्लेस कर देते हैं, है ना? चलो, रिप्लेस होके आ गया आपका पिज्ज़ा। जला हुआ है बेस उसका, चीज़ बर्स्ट है, जला हुआ है बेस उसका। नहीं, किस्मत क्यों खराब है? चलो किस्मत खराब है, लेकिन आप जहाँ बैठे हो उनको सर्व करने से पहले देखना भी तो होता है कि हम कस्टमर को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई ऐसी वैसी जगह तो आप बैठे नहीं हो। इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है, इतनी बड़ी चेन है, दे कैन नॉट डू सच मिस्टेक्स एंड ब्लंडर्स। गुस्सा और ज़्यादा आएगा। यही कोई आप स्ट्रीट वेंडर के पास होते, ठीक है, पिज़्ज़ा खा रहे होते, ऑर्डर किया होता और उससे ये गलती होती तो समझ आता है, चलो कोई बात नहीं। आपको गुस्सा भी शायद इतना नहीं आता कि चलो कोई बात नहीं यार, ओके। लेकिन आप डोमिनोज में बैठे हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी फ्रेंचाइजीज हैं, इज दिस योर मैनेजमेंट? आप बोलोगे उन्हें। अब ये जला हुआ पिज़्ज़ा दिया है आपने, गुस्सा आएगा। अब आप उसको, यही है, आप कैसे वो चीज़ उसको बोलोगे। अब आपने क्या बोला? मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था, चीज़ बर्स्ट आया नहीं इसमें चीज़, या फिर जला हुआ पिज़्ज़ा आया, मैंने ये तो नहीं मंगवाया था, या फिर एक्स्ट्रावेगेंजा मंगवाया है, उसमें सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च डालकर दे दिया आपने मुझे, बाकी वेजिटेबल्स कहाँ हैं उसमें से? बोलोगे उसे, ये आप उसे स्पेसिफाई करोगे कि आपने मंगवाया क्या था, आया क्या है। दिस इज हाउ यू विल क्वेश्चन हिम। आप उससे पूछेंगे क्या भेजा, क्या दिया, क्यों दिया, ये स्पेसिफिकेशंस थी मेरी। रिसर्च क्वेश्चन भी ऐसे ही फ्रेम करेंगे आप। उसमें क्या क्या होना चाहिए,
कैसे कैसे होना चाहिए, कितना कितना होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये तो हमें पता है, क्या नहीं होना चाहिए पता होगा तो अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या होना चाहिए, है ना। सो रिसर्च क्वेश्चन भी यही है, स्पेसिफाई करो क्या है आपका टॉपिक, उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड में भी स्पेसिफिकेशन में जाओ क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आपका टॉपिक रेलेवेंट है या नहीं है, आपका क्वेश्चन रेलेवेंट है या नहीं है। पिज्ज़ा आया सड़ा हुआ, जला हुआ, सड़ा हुआ नहीं जला हुआ, आपने उसको बोला ये पिज्ज़ा ठंडा क्यों है, जला हुआ है ना, प्रॉब्लम तो ठंडा तो है ही नहीं प्रॉब्लम। इज इट रेलेवेंट? इट इज़ नॉट रेलेवेंट। क्या होगा उस क्वेश्चन का, क्या कोई आपको रेलेवेंट फिर आंसर भी नहीं मिलेगा। अगर रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है तो रेलेवेंट आंसर भी नहीं मिलेगा। है जला हुआ, पूछ रहे हो ठंडा क्यों है। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन रेलेवेंट होना चाहिए, इट शुड बी नॉट इररेलेवेंट कि कुछ भी पूछ रहे हो फालतू में, फालतूगिरी नहीं चलेगी उसमें। जो हम अपने आंसर शीट्स में करते हैं ना, आंसर नहीं पता कोई तो कुछ भी लिखाते हैं जो सोचते हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ नहीं चलेगी। You have to be to the point and relevant. Clear? Next is scope. Make sure that your research question is not too broad nor too narrow in scope. अभी देखा हमने नॉवेल्टी भी आप कैसे चेक करोगे अपने टॉपिक की, कि ना ज़्यादा पुराना हो ना नया, ना ज़्यादा ब्रॉड हो ना ज़्यादा नैरो हो। मतलब a research question that is too broad may be difficult to answer. जब थाली में बहुत सारा खाना भर लोगे तो खाना भी तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। और अगर थोड़ा सा खाना भरोगे तो पेट नहीं भरेगा। सो इट शुड बी अप्रोप्रिएट कि वेस्ट भी ना जाए और भूख भी खत्म हो जाए। वो है आपका स्कोप, कि आपके रिसर्च क्वेश्चन का स्कोप क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मैंने कोई रिसर्च की है रिगार्डिंग अभी कोई फार्मिंग के रिलेटेड, और मेरा एरिया जो था वो था पंजाब। मैंने कुछ फाइंडिंग्स निकाली कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और मैंने बोला कि ये जो फाइंडिंग्स हैं दीज अप्लाई टू ऑल ओवर इंडिया, जितने भी फार्म्स हैं, फार्मिंग्स हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज हैं। तो ये हो गया एक ब्रॉड स्कोप, ठीक है। एक हो गया नैरो स्कोप कि मैंने पंजाब के रिलेटेड निकाली और वो एप्लीकेबल भी वहीं पर हैं। इट डिपेंड्स, अब सिर्फ आपकी फिर जो रिसर्च वर्क होगा वो सिर्फ वहीं के एरिया में लगेगा, वहीं यूज़ होगा। नैरो हो गया ना स्कोप, बहुत नैरो हो गया, और पूरे इंडिया में लग रहा है। एक तो वो जनरलाइज हो गया कि जनरली सब पर लगेगा, और ब्रॉड भी हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पूरे वर्ल्ड पर लगेगी, ये मेरी फाइंडिंग्स रिसर्च की, ज़्यादा ब्रॉड नहीं हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड में कितने कंट्रीज़, कितने जियोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं एरियाज़ में, टेम्परेचर में, पानी में, हवा में, सब चीज़ों में। विल दैट अप्लाई? तो स्पेसिफिक होना चाहिए, ब्रॉड, ना ज़्यादा ब्रॉड हो ना कम ब्रॉड हो, मतलब ना बहुत ब्रॉड हो ना नैरो हो, और स्पेसिफिक रहना चाहिए। जनरलाइज भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आप उससे करो, जनरलाइज करोगे अच्छा है, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते आप जनरलाइज कि मैंने पंजाब में ढूंढा वो इंडिया पे तो लगेगा, वर्ल्ड में भी लगेगा पूरे। नो, दैट इज़ एक्स्ट्रा जनरलाइजेशन। सो नेक्स्ट, a research question that is too broad may be difficult to answer, while a research question that is too narrow may not provide enough information to draw meaningful conclusions. बहुत नैरो होगा तो आपके पास भी ज़्यादा डेटा नहीं होगा उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालने के लिए, ठीक है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? आज उसके बिना बोरिंग हो रहा है ना थोड़ा, पर क्या करें। और मुझे आज आपकी एक्स्ट्रा थोड़ा सा लॉन्ग क्लास लेनी थी, बिकॉज मंडे को आपका ऑफ रहेगा इस क्लास का, फॉर दिस क्लास। ओके, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? टेल बताओ। नींद आ रही है तो जाओ, आप नींद आ रही है तो सो जाओ जाके। मंडे को ऑफ क्यों हो जाएगा?
मंडे को मुझे कहीं बाहर जाना है इसलिए ऑफ हो जाएगा। आई हैव सम अदर वर्क्स। शादियाँ भी बहुत हैं, बहुत शादियाँ हैं, सही कह रहे हो। सो नेक्स्ट इज मेजरेबिलिटी। कैसे मेजर करोगे अपने रिजल्ट को? कंसिडर हाउ यू विल मेजर एंड evaluate the outcome of your research. Can you collect data that will allow you to answer your research question? Measurability, कि क्या आपने कोई ऐसा क्वेश्चन ढूंढ लिया जिसका आपको आंसर मिलेगा या नहीं, आप श्योर नहीं हो। आपने क्वेश्चन तो ढूंढ लिया लेकिन उसका आंसर शायद ना मिले आपको। यू कैन नॉट मेजर दैट विद व्हाट यू कॉल कंक्रीटनेस। आप स्ट्रांगली उसको नहीं कर सकते कि भाई मेरे को आंसर मिलेगा ही मिलेगा इस क्वेश्चन का। यू आर मेजरिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर क्वेश्चन इन एडवांस, कि क्या मेरे पास इतना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है इससे रिगार्डिंग कि मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। क्या मुझे वो रास्ता मालूम है कि मुझे वहाँ लास्ट तक जाना है, तो क्या वो रास्ता इतने सब, मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ, मैं वहाँ से भी जा सकती हूँ, मैं वहाँ से भी जा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से एक रास्ता ब्लॉक है तो मैं वहाँ से जाने का रास्ता है मेरे पास। डू आई हैव सफिशिएंट मीन्स टू रीच दैट आउटकम। ये रास्ता बंद है तो क्या मैं उधर से जा सकती हूँ। आपके पास ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, तब आप अपना रिजल्ट मेजर कर पाओगे। कितने रिजल्ट्स हैं मेरे पास, मतलब कितने मेरे पास वेज हैं टू रीच दैट रिजल्ट। दैट इज व्हाट इज मेजरेबिलिटी। ये हम बाद में डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट इज फीजिबिलिटी। कल बताया था फीजिबिलिटी क्या होता है। फीजिबिलिटी हाँ कह सकते हो, पॉसिबिलिटी या फिर हाँ एक वर्ड औकात। फीजिबिलिटी इज औकात में है कि नहीं है, आपके लिए फीजिबल है या नहीं है। कंसिडर वेदर योर रिसर्च क्वेश्चन इज फीजिबल इन टर्म्स ऑफ टाइम, रिसोर्सेज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा। उत्तराखंड जा रहे हो, टाइम है आपके पास इतना 1.5 साल के लिए वहाँ रिसर्च के लिए रुकने के लिए, इज इट फीजिबल? नो। एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा है, कितने लोगों से मिल लोगे एक नई जगह पर जाके 1.5 साल में, कितने लोगों से मिल लोगे? 10, 15, 20, 50, बस ये भी ज़्यादा हो गया 1.5 साल में, आई डोंट थिंक। और जब आप अपने रिसर्च में बिजी हो, यू कैन नॉट सोशलाइज ऑल्सो, आपके पास सोशलाइज का भी टाइम नहीं होगा। सो एक्सेसिबिलिटी ऑफ डाटा नहीं होगा। आप लोगों से जब डेटा नहीं कलेक्ट कर पाओगे तो क्या वो एक्सेसिबल है? नहीं है वो एक्सेसिबल। रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, है ना। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड रिसर्च। बैकग्राउंड रिसर्च क्या होती है? ये तो सबने सुना होगा। किसी से कोई लड़ाई हो गई तो सबसे पहले क्या रिसर्च करते हो? उसकी बैकग्राउंड क्या है ना। या शादी के लिए कोई रिश्ता आता है या कोई रिश्ता भेजते तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? लड़के या लड़की का बैकग्राउंड क्या है ना। आपको अपने टॉपिक के लिए भी बैकग्राउंड रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक की ओरिजिन कहाँ से हुई, ठीक है, कितने रिसर्च, कितना काम हुआ है, या कितने ज़्यादा इसमें गैप्स हैं, कितनी कमियां हैं। ये बैकग्राउंड रिसर्च होती है। Conducting background research is essential to ensure that your research question has not already been answered. अगर वो टॉपिक था भी, अगर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, बट उसमें जो आपका क्वेश्चन आपने फ्रेम किया है वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू लेट गो दैट टॉपिक। ठीक है। ये क्या था? फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन, रिसर्च प्रपोजल एंड प्रॉब्लम। तो कल आपको पता चला आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, लेकिन रिसर्च क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, नाउ यू नो दैट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च क्वेश्चन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? क्लियर होना चाहिए एक तो,
ऑल क्लियर? स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, मेरा पिज़्ज़ा जला हुआ क्यों है, या मेरे पिज़्ज़ा में चीज़ क्यों नहीं है। आप अगर बोलोगे मेरा पिज़्ज़ा अच्छा नहीं है, वो पूछेगा सर क्या अच्छा नहीं है आपके पिज़्ज़ा में, स्पेसिफाई करो। उसको क्लियर नहीं हुआ ना क्वेश्चन। यही अगर आप बोलते मेरा पिज़्ज़ा मैंने चीज़ बर्स्ट मंगवाया था वो विदाउट चीज़ आया है, दिस इज़ अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो आपका रिसर्च क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिसिटी होता क्या है कि एक पर्टिकुलर चीज़ स्पेसिफिकली आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि यही है। मैं आपको बोलती हूँ कि वेयर इज माई वाटर बॉटल, वेयर इज माई वाटर बॉटल, ऑन द टेबल। ये स्पेसिफाई कर पा रहे हो आप, और मैंने क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक पूछा, वेयर इज माई वाटर बॉटल। अगर मैं पूछती वेयर इज वाटर बॉटल, आप पूछते मैम कौन सी वाटर बॉटल, आपकी तो ये रखी है यहाँ पर, और कौन सी वाटर बॉटल, फिर मैं कहती वो लास्ट बेंच वाली, वो स्पेसिफिक हो जाता, फिर वहाँ है नहीं कोई बॉटल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अभी जो हमने पूरा डिस्कस किया उसमें बहुत अलग अलग तरीके की डिस्कस की हमने चीज़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं आपको माइंड में रखने हैं जो रिसर्च क्वेश्चन करते वक्त फ्रेम है ना। वो क्या है वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स, क्या होता क्या है, मतलब क्या है वेरिएबल का। व्हाट इज वेरिएबल? I am expecting an answer for this from all of you. अगर ये नहीं पता तो बहुत पानी में हो फिर। बताओ, इन्होंने तो बता दिया, और कोई बताओ। What is a variable? हाँ, डायनामिक, हाँ, जो चेंज होता रहता है, अलग अलग तरीके से कह सकते हैं आप, जो कांस्टेंट नहीं है। जैसे आपकी रिसर्च क्वेश्चन में अलग अलग वेरिएबल्स होंगे जो अभी तक आपने डिस्कस किए, कितनी पुरानी है, कितनी नई है, कौन सा टॉपिक है, क्या उस टॉपिक पे लिटरेचर रिव्यू है, या फिर कितने उसकी इम्पैक्ट फैक्टर है, वॉल्यूम कौन सी है, जर्नल कौन सा है, जो हमने टॉप 10 जर्नल्स और पब्लिशर्स किए क्या उनमें से है, ये सब क्या है वेरिएबल्स हैं। इन पर आपकी रिसर्च डिपेंडेंट है। लेकिन व्हाट इज, सो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आप जब रिसर्च क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो आपको इन वेरिएबल्स को भी दिमाग में रखना होगा, क्योंकि आपकी रिसर्च इन पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, जो किसी और चीज़ पर डिपेंडेंट है। कोई चीज़ जो बदल रही है, वेरिएबल तो है लेकिन उसका जो बदलाव है वो किसी और चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे कि आई एम अ टीचर है फॉर नाउ, मैं क्या मुझे आपको पढ़ाना है, मेरा क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा, एक दिन में क्या क्या कवर करना है, वो मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन है। नोबडी इज़ गोइंग टू टेल मी दैट, है ना। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ा रही हूँ, आप क्या पढ़ रहे हो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरे ऊपर। जो मैं पढ़ाऊँगी वही तो पढ़ोगे ना, जो नहीं पढ़ाऊँगी वो कैसे पढ़ लोगे। तो अगर नहीं पढ़ाऊँगी तो नहीं पढ़ोगे, पढ़ाऊँगी तो पढ़ोगे। सो आप वेरिएबल हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर, आप डिपेंडेंट वेरिएबल हो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। मेरा भी चेंज होगा, ये नहीं कह रही मैं कि चेंज नहीं होगा, बट आई एम एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं शायद किसी दिन सिर्फ आपको आधा घंटा पढ़ाऊँ और किसी दिन 1.5 घंटा पढ़ाऊँ, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा, मेरे पे, कि मेरे पास क्या उतना टाइम है, या किसी दिन अगर टाइम नहीं है मैं सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ा सकती हूँ। दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दो टर्म्स क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है आपको फॉर योर रिसर्च, क्योंकि आपके रिसर्च में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं
एक कहते हैं ना कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। आपको वो दोनों चीज़ें दिमाग में रखकर अपने रिसर्च को कंटिन्यू करना होगा। स्टडी कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्टडी कॉन्टेक्स्ट होती है एक चीज़, व्हाट इज दैट? स्टडी कॉन्टेक्स्ट पढ़ाई से रिलेटेड। इट आइडेंटिफाइज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी। आपने जो स्टडी किया रिसर्च में वो किस कॉन्टेक्स्ट में किया, किस से रिलेटेड किया। जैसे मैंने अगर पंजाब में जाकर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सर्च किया, वो किस कॉन्टेक्स्ट में किया? स्टडी। लेकिन वो स्टडी किस कॉन्टेक्स्ट में थी? मुझे जानना था कि कितने जो हैं हम वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कितने ऑर्गेनिक है या कितने इनऑर्गेनिक या फिर फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए हैं उनमें, मुझे वो जानना था। दैट वाज माय कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी। या फिर मुझे ये माय कॉन्टेक्स्ट वाज कितने हेल्दी क्रॉप्स हैं वहाँ और कितने अनहेल्दी क्रॉप्स हैं वहाँ। दैट वाज माय कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी, इसलिए मैंने वहाँ जाके वो चीज़ स्टडी की। क्लियर? सर आज को तो बिल्कुल आज स्पेसिफिकली मुझे इसकी ज़रूरत थी आज। हाँ क्या? अनकंट्रोलेबल फैक्टर क्या करें पर, इसलिए लेकिन वो मैंने दिमाग में रखा, इसलिए आई कैरिड माई टैब विद मी, वरना तो बिल्कुल ही हो जाता। बिकॉज उससे बहुत आप लोग को समझाना इजी हो जाता है उससे बहुत। ऐसे आप लोग का भी उधर थोड़ा सा आप रीड करते हो, यू ऑल्सो गेट अटेंटिव। चैलेंजेस ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। चैलेंजेस तो नहीं है ये, दीज आर ड्रॉबैक्स भी नहीं, दीज आर केयरलेसनेस ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। केयरलेसली अगर कोई चीज़ की जाए तो ये पहले हमारे आने से पहले सर उनको आप पता क्या है, ये 1 घंटे तक चल जाता है। ये उन्होंने किया ना सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग, फिर प्रभुजीत सर ने भी करके देखा, उन्होंने भी करके देखा, फिर दोबारा करके देखा। क्लास थी 12 घंटे। अच्छा आज यहाँ क्लास थी क्या? क्लास सो रिसर्च प्रॉब्लम आपकी जो होनी चाहिए वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, मैंने बताया आपको। लेकिन वो क्लियर कैसे होनी चाहिए? जैसे एग्जाम्पल आपका रिसर्च क्वेश्चन है, आपने फ्रेम किया, वो क्लियर होना चाहिए। वो भी मैंने आपको बताया कि आप क्लियरली रिसर्च क्वेश्चन आप बता रहे हो, मेरा पिज़्ज़ा जला हुआ है, मेरा पिज़्ज़ा क्यों जला हुआ है, ये है क्लियर रिसर्च क्वेश्चन। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? ये क्वेश्चन पढ़ के तो पता चलेगा। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि क्लियर क्या है और अनक्लियर क्या है? अगर कोई चीज़ याद रखनी है कि वो सही है तो क्या याद रखना पड़ेगा कि गलत क्या है। क्या क्लियर है के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है क्या क्लियर नहीं है हर चीज़ को। हाँ मतलब हाँ, नॉवेल्टी इज वन काइंड ऑफ वेरिएबल। नॉवेल्टी वेरिएबल का एक पार्ट है जो कि एक स्पेसिफिकली आपको आज बताना ज़रूरी था, जो कल रह गया था, इसलिए मैंने वो आज बताया। हमने कल जो पूरा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था स्टेप वाइज, नॉवेल्टी उसका पार्ट था कि आपको नॉवेल्टी भी चेक करनी है आपके लिटरेचर रिव्यू की वाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चन, फ्रेमिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्लियर है। बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेरिएबल ओनली। आपके पास 15 वेरिएबल हैं, उन 15 में से एक वेरिएबल है नॉवेल्टी।
क्लियर है? सो एक एग्जाम्पल देती हूँ अनक्लियर रिसर्च प्रॉब्लम का। हाउ डू, ध्यान से सुनना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से सुनना। हाउ डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अफेक्ट द हेल्थ? हाउ डू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अफेक्ट द हेल्थ? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। एक एक करके बोलो, बहुत एको हो रही है वॉइस क्योंकि सुनने समझ ये नहीं। कह रहे हैं कि अगर वो केमिकल के इस्तेमाल से ग्रो करेंगे तो हेल्थ को कम करेंगे। ठीक है, और आप क्या कह रहे थे? ठीक है, केमिकली। और कुछ? फल और सब्जियां कैसे हमारी सेहत को इफ़ेक्ट कर सकते हैं या करते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपके सामने। सपोज ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है। वेजिटेबल्स में ज़्यादातर क्लीन खानी चाहिए, पका के खानी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ओके, प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं होते। ठीक है, तो आपने वेजिटेबल्स का तो आंसर दिया। फ्रूट्स? फ्रूट्स का भी ज़्यादातर जूस नहीं देना चाहिए क्योंकि वो शुगर ही हो जाता है। ठीक है, ऊपर उनके साथ खाना, कंप्लीट फ्रूट खाना। ठीक है, आपने जैसे एक वेरिएबल का आंसर दिया। और कुछ? आपको ये क्वेश्चन अनक्लियर नहीं लगा? सबको क्लियर लगा? बहुत स्पेसिफिक लगा ये क्वेश्चन? क्या अनक्लियर लगा इसमें, इस क्वेश्चन? क्या साइड इफेक्ट्स हैं, अफेक्ट करता है? हमने मेरा मैम ये भी तो सकते हैं बैड इफेक्ट हैं, गुड इफेक्ट हैं। कह सकते हो आप हाँ, कि मैंने सिर्फ इफेक्ट पूछा, बैड गुड नहीं बताया, ना पूछा। आप क्या कह रहे थे? वही मैंने इफेक्ट पूछा था और कुछ उसमें बताने का था ही नहीं, ये बता सकते हैं क्या दो पॉइंट की बताएंगे। ठीक है, और कुछ? स्पेसिफिक किसी वेजिटेबल का नहीं, यस, वो एलर्जिक है किसी को या मैंने कुछ स्पेसिफाई किया? सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बोल दिया, तो इसलिए आपके पास भी लिमिटेड ही आंसर्स थे कि मैम केमिकल्स होते हैं, फ्रूट्स में एक्स्ट्रा शुगर होता है फ्रूट जूस में, या फिर और क्या? हाँ, बस यही दो आंसर्स ही थे मेनली। तो अगर मैं पूछती कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स के क्या, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के क्या इफ़ेक्ट होते हैं हेल्थ पर, अगर मैं स्पेसिफाई कर देती कि व्हाट आर द बेनिफिट्स इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन आवर हेल्थ, तो आप क्या आंसर देते मुझे? ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हेल्थ पर इफेक्ट, व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर? अगेन नॉट क्लियर। पार्शली स्पेसिफिक किया मैंने, स्पेसिफाइड किया, यही आंसर ढूंढ रही हूँ मैं। स्पेसिफाई कर दिया कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेकिन उसके इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स अगेन अनक्लियर रिसर्च क्वेश्चन। इफ आई आस्क यू इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन हेल्थ ऑफ the adults, good effects of organic fruits and vegetables on the adults, on the health of adults. ऑर्गेनिक फल और सब्जियों का अच्छा प्रभाव अडल्ट्स की सेहत पर, तब क्या आंसर करोगे? अब ये तो बता दो, इसके तो बहुत बीमार होना पड़ते हैं, और आगे बहुत सारे आंसर्स, पहले सिर्फ 2 बोल रहे थे, अब कम से कम 6-7 बच्चों ने बोला। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया और क्लियर कर दिया। सो अनक्लियर रिसर्च प्रॉब्लम, आपको क्लियर रिसर्च प्रॉब्लम पे पहुंचने के लिए अनक्लियर, अगर पहले माइंड में अनक्लियर ही आता है, एक कभी भी आप कुछ भी आंसर ऐसे
या अपना कोई भी प्लीडिंग्स प्रिपेयर करते हो, ड्राफ्ट्स प्रिपेयर करते हो, हमेशा रफ प्रिपेयर करते हो ना, वो अनक्लियर रिसर्च क्वेश्चन आपका रफ ड्राफ्ट है। क्वेश्चन समझ आ गया, लेकिन क्लियर कैसे करें, वो अनक्लियर से पता चलेगा। जब बार बार पूछोगे खुद से वो अनक्लियर क्वेश्चन और उसका जवाब दोगे तो समझ आएगा अरे इसका जवाब मैंने पूछा ही नहीं, फिर वो ऐड करोगे, फिर उसके बाद दोबारा पूछोगे खुद से, आंसर दोगे, ये तो रह गया। वो करते करते स्टेप वाइज आप एक क्लियर रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम कर लोगे। दैट टू विद प्रैक्टिस ओनली, अपने आप से नहीं होगा। क्लियर है ये? आज यहीं पे कंक्लूड करें, बिकॉज इट वुड बी वेग अगर मैं आपको ऐसे ही पढ़ाती रहूँगी तो। सब ट्यूसडे तक ये प्लीज़ ठीक करवा देना आप, ठीक है? कोई क्वेश्चन या डाउट कुछ पूछना है इसमें से आपको?